स्वागत है दोस्तों आपका डॉक्टर स्टॉक में। आज हम फिर से मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर शर्मा जी के साथ। मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सर्जरी के नाम से डरते हैं। आपको ये चीज़ें पता है कि लेप्रोस्कोपी क्या होती है? क्या आपको ये पता है कि लैप्रोकोली क्या होती है? किस सर्जरी में हमको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए? इन्हीं सब जानकारियों के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर शर्मा सर। स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम टर्म यूज़ करते हैं ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करवाना चाहूँगा आपसे। देखिए, ओपन सर्जरी जैसे हम अभी तक जानते आए हैं कि आम भाषा में बोलते हैं चीरा लगा के ऑपरेशन होना, जिसमें एक बड़ा सा स्कार आता है, चीरा लगता है, फिर उसमें टाँके लगते हैं। लैप्रोस्कोपी सर्जरी का मतलब है की होल सर्जरी, यानी बड़ा सा चीरा नहीं लगता, 3 या 4 छोटे छोटे छेद, पेन के जो ढक्कन होता है उसके निप के अगर हिसाब से देखेंगे तो 3 या 4 छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेदों से इंस्ट्रूमेंट्स पास करके सर्जरी करी जाती है। तो लैप्रोस्कोपी का मतलब है की होल, यानी बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव, कम चीरे में सर्जरी करना। ओके, अगर मतलब ये आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर एक जनरल पर्सन को हम समझाना चाहें तो उसको हम किस तरीके से समझा सकते हैं? देखिए, अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो लैप्रोस्कोपी सर्जरी है दूरबीन से सर्जरी। दूरबीन से सर्जरी का मतलब ये होता है कि हम पूरा एक ट्रेडिशनल लंबा स्कार नहीं लगाते हैं। सपोज हमें पित्त की थैली का ऑपरेशन करना है, तो पित्त की थैली के ऑपरेशन में ज़्यादातर जो पेट पे स्कार आता है, जो चीरा आता है, वो लंबा इस तरीके से या इस तरीके से भी आ सकता है। लैप्रोस्कोपी सर्जरी या दूरबीन से सर्जरी जो होती है उसमें 4 छोटे छोटे छेद कुंडली पे, यहाँ पे, इधर और इधर बनाए जाते हैं। वो बहुत ही छोटे छेद होते हैं। उन छेदों से हम इंस्ट्रूमेंट्स को पास करते हैं, वहाँ से पूरा ऑपरेशन करते हैं और हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। उसमें लंबे चीरे की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो जो अभी आपने बताया कि ऐसा वाला चीरा लगेगा या ऐसा लगेगा, ये ओपन सर्जरी में होता है? ओपन सर्जरी में होता है। ओके। हर ऑपरेशन के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल है? देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं आज के टाइम में कहूँगा 80 to 90% केसेस में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल है। चाहे वो जनरल सर्जरी की फील्ड हो, चाहे ऑब्स्टेट्रिक गायनी की फील्ड हो, यूरोलॉजी की फील्ड हो, मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे भी सर्जरी हो रही है, जैसे ENT सर्जरीज हैं, ENT सर्जरीज हैं, चेस्ट सर्जरीज हैं, ब्रेन सर्जरीज हैं, अच्छा, अब्डोमिनल सर्जरीज हैं जो मैं करता हूँ, गायनी सर्जरीज हैं, सब में लैप्रोस्कोपी यूज होती है। लैप्रोस्कोपी का मतलब है कैमरा यूज करना, कैमरे से सर्जरी करना। अब जहाँ की सर्जरी होनी है वहाँ के साइज डिपेंड होता है, कैमरे का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा। बट आमतौर पे आज के टाइम में अगर हम बात करें तो 80 से 90% सर्जरीज हम लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। सर, अभी आपने बताया कि हम इवन ब्रेन की सर्जरी भी लैप्रोस्कोपी से होती है, और तो मतलब ये तो एक ताज्जुब वाला विषय हो गया। इसका सबसे मेन चीज मैं पूछूंगा, ब्रेन वाले केस में आदमी को फिर इम्पैक्ट क्या आता है इस चीज का? देखिए, ब्रेन वाले केस में क्या होता है कि सपोज मैं एक नाम लूँ, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दिमाग के अंदर, जो हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाती है दिमाग के लिए। उसका अगर कोई ट्यूमर होता है तो उसको हम नाक से दूरबीन डालते हैं, उस पेशेंट के केस में बेहोश करके नाक से दूरबीन डाल के ब्रेन तक अप्रोच करते हैं, उस ट्यूमर को निकाल देते हैं और दूरबीन हम नाक से थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इसको ट्रांसफिनोइडल अप्रोच बोला जाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, ब्रेन तक भी हम दूरबीन को लेके पहुंच गए हैं। आगे बहुत सारे एडवांसमेंट्स चल रही हैं, जहाँ मिनिमली इन्वेसिव, रोबोटिक, हर तरीके की सर्जरीज यूज होती हैं ब्रेन में। तो फिलहाल हम जो पिट्यूटरीज की ज़्यादा सर्जरीज जो कॉमन है ब्रेन में, वो हम नाक के थ्रू जाके दूरबीन से ऑपरेट करके नाक के थ्रू ही बाहर आ सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं इस चीज़ के। राइट सर, मतलब ये मैं आपको सच बताऊं, ब्रेन के केस का मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी पॉसिबल है। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, किस सिचुएशन में हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर उन केसेस में जिसमें या तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा उनका बीपी बढ़ा हुआ है, पहला कंडीशन। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा हार्ट कंडीशन, हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे किसी को रिसेंट MI आ रखा है या फिर हार्ट अटैक का सिम्टम्स उसको पहले आ रखे हैं, माइल्ड इन्फेक्शन हो रखा है, या उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, यानी उनके खून बहने की टेंडेंसी ज़्यादा है, वो कोई ऐसी दवा चल रही है हार्ट की जिससे खून पतला होता रहता है, उसके इसमें लैप्रोस्कोपी हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। या बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, बहुत ही डेबिलिटेटिंग पेशेंट है, इस कंडीशन में नहीं है कि उनके फेफड़े मजबूत इतने नहीं है, हार्ट इतना मजबूत नहीं है कि लैप्रोस्कोपी की गैस का प्रेशर वो सहन कर सके। उन 3-4 केसेस में हम लैप्रोस्कोपी अवॉइड करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न होता है कि पेशेंट का अगर ओपन सर्जरी हो रखी है
और बहुत ही बड़ा पेट पे अबनॉर्मल स्कार आया हुआ है या चीरा आया हुआ है, उस केस में हमें देखना पड़ता है कि हम लैप्रोस्कोपी के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ओपन सर्जरी के बाद कभी कभी किन्हीं केसेस में अंदर थोड़े से एडिशंस या ऑर्गन्स का आपस में चिपकना हमें मिल सकता है। ओके उस केस में थोड़ा सा लैप्रोस्कोपी हमें संभाल के करनी चाहिए। अभी आपने एक टर्म यूज किया कि लेप्रोस्कोपी की गैस नहीं झेल पाए, तो इसमें क्या कुछ गैस इंसर्ट की जाती है लोगों को? हाँ, इसमें बेसिकली क्या होता है, दो तीन तरीके की गैसेस होती हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो मोस्ट कॉमनली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज करी जाती है, एक नाइट्रोजन गैस होती है। इन दोनों गैसेस का एक ही काम होता है कि पेट में हमें जब हम दूरबीन डालेंगे तो हमें पेट के अंदर एक जगह चाहिए काम करने के लिए, स्पेस चाहिए। तो बहुत ही हार्मलेस गैस होती है, वो दिक्कत नहीं होती इसमें, बॉडी में अब्जॉर्ब भी हो जाती है कोर्स खत्म होने के बाद। तो जैसे हम गैस इन्फ्लेट करते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है ऑपरेशन टेबल पे, मरीज को कोई दर्द नहीं होता। मरीज स्पाइनल में भी करा लेता है जब पीठ में सुई लगती है, और बेहोश होकर भी करा सकता है, वो डिपेंड करता है मरीज की कंडीशन क्या है, बट मरीज को पेन नहीं होता। पेट फूल जाता है, सर्जन को काम करने की जगह मिल जाती है, जैसे ही काम खत्म हो जाता है हम गैस को बाहर निकाल देते हैं, सूचर लगा देते हैं पेशेंट, अब हो जाता है। अच्छा, इसमें स्विचर मतलब एक स्विचर ही बस आता होगा एक सब जगह? सारे पोर्ट्स में, जैसे स्पोर्ट्स यानी दो जो छेद जो होते हैं, एक सूचर सफिशिएंट होता है, एक स्विचर। 10-12 टांकों की जरूरत नहीं। अच्छा, एक सर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि कुछ लोगों का ना कंफ्यूजन होता है। जी। कुछ लोग बोलते हैं भाई दूरबीन से या कैमरे से इससे तो गलती भी हो सकती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये लोगों का केवल मिसकंसेप्शन है या वाकई में ऐसा कई बार हो भी जाता है कि कुछ मिस्टेक हो जाती है? देखिए, दूरबीन या जो कैमरा है आपको वही चीज दिखाएगा जो आप देख रहे हैं सामने। कैमरे से कभी गलती नहीं होगी, दूरबीन या कैमरा आपको वही दिखा रहा है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, दूरबीन से गलती नहीं होती। कैमरे से, दूरबीन से हम जब सर्जरी करते हैं तो इसमें देखने का जो मैग्निफिकेशन होता है 15 टाइम्स आंखों से ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। जो आंखें देख पाती हैं उससे 15 गुना ज़्यादा हम एब्डोमेन के अंदर कैमरे से देख सकते हैं। तो उससे हमारी जो अंदर की एनाटॉमी है, जो ऑर्गन्स है, बड़ी हाई एक्यूरेसी से देख के हम उसको सेफली ऑपरेट कर सकते हैं, अच्छे से एनाटॉमी पहचान सकते हैं और सर्जरी को पूरी कर सकते हैं। ओके सर, एक एडिशनल क्वेश्चन है मेरा, जी। इसमें मेरी लिस्ट में नहीं था। जी। जैसे ऑन्कोलॉजी का केस अगर देखें जी। तो वो तो बहुत माइनर से टिश्यूज होते हैं, क्या उनको भी हम देख पाते हैं? हम जितना अच्छा स्कोप होगा, स्कोप भी क्या है, काफ़ी रेजोल्यूशंस के आते हैं, 1080p आता है, 4K आता है, 4D अब 6K भी आने लग गया है। अच्छा। तो जितने हाई रेजोल्यूशंस के आपके कैमरास या स्कोप्स होंगे, उतना ही क्लैरिटी से हम माइन्यूट से माइन्यूट टिश्यूज को देख सकते हैं। हम बेसिकली यहाँ तक देख सकते हैं कि जो हमारी यूरेटर्स होते हैं, जो हमारे पेशाब की नलियाँ होती हैं, उनका मूवमेंट भी हम टिश्यूज के अंदर देख सकते हैं। अच्छा। हाई क्वालिटी कैमरास आ चुके हैं, तो अगर कैमरा आपका अच्छा है तो आपको अच्छी क्लियर विजन मिल सकती है, उससे बहुत अच्छी फाइन सर्जरी फाइन सर्जरी हो सकती है। जो मतलब जो चीज हमारे पास आंखों से विजिबल नहीं है, हाँ, वो हम कैमरे से देख के अपना एक्यूरेट सर्जरी जितना अच्छा कैमरा होगा उतनी अच्छी आपकी विजन होगी, और उतना ही अच्छा अगर आप ऑपरेट उसको सक्सेसफुली कर पाएंगे। अच्छा सर, एक और मिथ है, बहुत सारे लोग लेप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी को सेम समझते हैं, तो एक इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए। देखिए, आम भाषा में शुरुआत में लैप्रोस्कोपी नहीं, लेजर सर्जरी के नाम से ही लैप्रोस्कोपी को जाना जाता था। आम भाषा में मेडिकली लैप्रोस्कोपी, लेजर सर्जरी अलग अलग है, बट ऐसे बोलते थे कि चीरे वाला ऑपरेशन है या लेजर वाला ऑपरेशन है। लेजर वाले को लोग समझते थे कि कम कट के साथ ऑपरेशन होगा, बेसिकली दोनों अलग चीजें होती हैं। लैप्रोस्कोपी का मतलब है कैमरे से सर्जरी करना, कैमरा देख के सर्जरी करना, और लेजर का मतलब है लेजर फाइबर या लेजर एनर्जी के द्वारा सर्जरी करना। वो बेसिकली हमारा जो भगंदर है, पाइल्स है, फिशर है, जितनी भी लेटरिन के रास्ते की समस्या है, वहाँ पे लेजर से सर्जरी करी जाती है। तो लैप्रोस्कोपी, लेजर सर्जरी अलग अलग टर्म्स होते हैं। अच्छा, मतलब एक चीज मैंने कहीं सुना था, वेरिकोज वेन्स, इनका भी लेजर के थ्रू ट्रीटमेंट होता है? जी हाँ, वेरिकोज वेन्स का लेजर के ट्रीटमेंट होता है। और कौन सी ऐसी चीजें जिनका लेजर से ट्रीटमेंट पॉसिबल है? देखिए, वेरिकोज वेन्स है, और फिशर है, लेटरिन के रास्ते की जो समस्या है, फिस्टुला है, और हेमरॉइड्स है जिसको हम भाषा में लोग पाइल्स समझते हैं, डायबिटिक फुट है, डायबिटिक अल्सर्स हैं। अच्छा। हाँ, और गायनी केसेस में जो महिला हैं उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जिसमें काफ़ी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के बाद उनका मसाना काफ़ी ढीला हो जाता है यूट्रस की वेट की वजह से। तो कभी कभी क्या होता है कि उनका पेशाब अपने आप निकलना शुरू हो जाता है बिना कंट्रोल करे हुए, जिसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोला जाता है। उसकी भी सर्जरी हम लेजर के थ्रू कर सकते हैं, उसको टाइट कर सकते हैं मसाने को, ताकि वो पेशाब रोकने की जो पावर है, होल्डिंग कैपेसिटी है, महिला वापस पा सकता है। तो सर, लेजर सर्जरी से काफ़ी एडवांसेस रूल्स हैं। अच्छा सर, कुछ लोग मतलब लोगों का समझना ये है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेन बिल्कुल नहीं होता, जी, और
और लेजर सर्जरी में भी नहीं होता, तो इसके ये कहाँ तक सच है? क्या ऐसे कुछ पेन रहता है? देखिए, अगर हम कंपेयर करें ओपन सर्जरी से, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेन 80% तक कम होता है। Okay. हम ये नहीं बोल सकते कि पेनलेस सर्जरी है। पेनलेस सर्जरी होती है, मतलब हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, पेन हो रहा है या नहीं, पेन उसको पता नहीं चलता। पोस्ट ऑपरेटिव अगर हम चीरे वाला ऑपरेशन करेंगे, उसके मुकाबले पेशेंट को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है, अगली रिकवरी होती है, जल्दी चलना फिरना शुरू करता है, जल्दी अपने काम पर लौट सकता है। और सर ब्लीडिंग? ब्लीडिंग भी कम होती है। कम होती है। अच्छा, लेजर के केस में ब्लीडिंग होती है? देखिए, अगर आपके लेजर के केस में अगर मैं लेटरिन के रास्ते की बात करूं, जो सर्जरीज होती हैं उसमें जो हेमरॉइड्स वाले केसेस हैं, अगर हेमरॉइड ज़्यादा बड़े हैं तो एक आध बूंद खून ऑपरेशन के बाद आ सकता है, वो बहुत ही नॉर्मल है। क्योंकि हम ऑब्वियसली चाहे ट्रेडिशनल चीरे वाला करें, लेजर वाला करें, हम सर्जरी कर तो रहे हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिव 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आना नॉर्मल है। इतना एक्यूट ब्लीडिंग नहीं होती जितना ट्रेडिशनल अप्रोच में होती है। लेजर बहुत ही फाइन फाइबर होता है, जो जलाता हुआ हेमरॉइड्स को बाहर लेके आ जाता है, वहीं की वजह उसकी कोशिका को खत्म कर देता है। सर अभी जनरल सर्जरी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आएंगे। यूजुअली ऑपरेशन के बाद कितना टाइम लगता है पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में आने में लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद? देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे हमने करी है, सुबह तो हम पेशेंट को 4 घंटे के बाद ही खड़ा कर देते हैं। 4 घंटे के बाद ही हम उसको पानी के सिप्स पिलवाना शुरू कर देते हैं। शाम तक होते होते अगर हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग केस किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम पेशेंट को शाम तक डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। अच्छा। बशर्ते पेशेंट फाइन फील करता हो। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे हल्का सा वॉमिटिंग से आ रही है, कुछ है, तो हम पेशेंट को एक रात के लिए रोक लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट अर्ली एम्बुलेशन करता है, 4 घंटे में पेशेंट को चलवा सकते हैं, पानी पिला देते हैं, एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे पेशेंट अपना घर पे चल फिर सकता है, जा सकता है, 1-2 दिन का रेस्ट करके वो अपने ऑफिस भी जा सकता है। ओके। दोस्तों, अभी हमने लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में और थोड़ा सा लेजर सर्जरी के बारे में भी हमने समझा। अब मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात करने वाला हूँ सर से। ये सर, जैसे अभी मैं बात करने वाला हूँ गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, तो इंडिया में गॉल ब्लैडर स्टोन कितना कॉमन है सर? सबसे पहले ये जानना चाहूँगा। देखिए, इंडिया में गॉल ब्लैडर स्टोन काफ़ी कॉमन है, क्योंकि अगर आप गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करें, वो बेसिकली बनता है बाइल पिगमेंट्स के इकट्ठे होने की वजह से। पित्त की थैली में अगर बाइल इकट्ठा हो जाता है, तो वो पित्त जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके गाढ़ा होने की वजह से स्टोन हमारा बनता है। तो जितना फैटी डाइट लेंगे, जितना फैटी इंटेक करेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारा बाइल गाढ़ा होगा, वो पित्त की थैली में रुका रहेगा, वो स्टोन बनाएगा। तो इंडिया में खासकर क्योंकि खाना पीना थोड़ा अच्छे से होता है, लोग घी का ऑयल का काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं, तो इस वजह से, और वो अगर वर्जिश भी ना करें, एक्सरसाइज ना करें, तो फैट हमारा इकट्ठा होता रहता है, पेट हमारा गाढ़ा होता रहता है, वही पेट थोड़ा थोड़ा जाके कचरा बना के पथरी बना देता है। अच्छा, लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि ये जो पेन हो रहा है या मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो लोगों को कैसे पता पड़ेगा? देखिए, तो पेन तो यूजुअली पेट में वैसे भी हो जाता है। जी। तो कैसे पता पड़ेगा कि ये गॉल ब्लैडर का ही पेन है? मैं इस चीज़ का जवाब ऐसे दूंगा कि अगर पेट में दर्द हो रहा है, खासकर बीच के ऊपर के हिस्से में और ऊपर के राइट साइड के हिस्से में अगर पेशेंट को पेन है, और कोई भी पेन अगर पेशेंट के हैवी खाना खाया है, यानी कोई ऐसा खाना खाया है जिसमें फैट इंटेक ज़्यादा है, बाहर का गरिष्ठ खाना खा लिया, पार्टी में खाना खा लिया, और ऐसा खाना खाने के बाद किसी भी एक कंधे में पेशेंट का दर्द अगर जाना शुरू हो गया है, तो पेशेंट को जल्दी से जल्दी अपना अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हर अल्ट्रासाउंड पित्त की थैली की पथरी आएगी, बट ऐसे जो सिम्टम्स देखे गए हैं कि आगे के दर्द होना, आगे का दर्द पीछे की तरफ जाना, और यहाँ का दर्द किसी का कंधे में भी जाना, हमें इससे पता एक आइडिया लग सकता है कि हाँ, पित्त की थैली की पथरी हो सकती है। कंफर्मेशन इसका अल्ट्रासाउंड से होता है। ओके, क्या इस टाइप के सिम्टम्स में कुछ लोगों को सिर का दर्द भी होता है? नहीं, पित्त की थैली के पथरी के दर्द में सिर का दर्द ऐसा कुछ रिपोर्टेड नहीं है, बट हाँ, काफ़ी लोग अपने ये बोलते हैं कि हाँ, हमारे पेट में गैस बन रही है, इसकी वजह से हमारा सिर भारी भारी हो जाता है। तो जिसको ज़्यादा डकार आती है या ज़्यादा पेट जिसका फूलता है खाना खाने के बाद, पेट भारी भारी रहता है, उसको हल्का सा टेम्परेरी सिर में दर्द हो सकता है, बट एज सच पित्त की थैली का पथरी के साथ सिर के दर्द के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को मोशन जाने के बाद जी यहाँ पेट में इधर दर्द हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को मोशन जाने से पहले होता है, तो उसको क्या हम इससे कुछ कोरिलेट कर सकते हैं? देखिए, मोशन जाने से पहले जो दर्द होता है वो बेसिकली मोशन हमें तब लगता है जब हमारी बड़ी आंतें पूरी मोशन से फुल हो चुकी हो, निकलने के लिए बड़ी आंतें होती है कि भाई मोशन पास करके आओ जाके।
अगर हम मोशन को रोक के रखते हैं, हम किसी मीटिंग में या बाहर रास्ते में वॉशरूम नहीं मिल पा रहा है, मोशन रोक के रखते हैं, तो उस केस में आंतों की चाल थोड़ी सी तेज हो जाती है। इसको पेशेंट आमतौर पे बोलता है कि पेट में गोला सा घूम रहा है, गड़गड़ाहट सी आ रही है, तो वो आंतों की जो हरकत, जो आंतों की आवाज आती है, वही आंतों में हल्का सा दबाव डालती है मोशन की वजह से। तो हल्का सा पेन पेशेंट को हो सकता है। मोशन होने के बाद अगर पेन पेशेंट को परसिस्ट कर रहा है तो हम कोई और पैथोलॉजी सोच सकते हैं, जिसकी वजह से पित्त की थैली की पथरी हो गई, या बड़ी आंत में सूजन हो गई, या बड़ी आंत में डायवर्टिकुलाइटिस हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पेशेंट को अपना एक्सरे और एक यूएसजी करवाना चाहिए। अगर मोशन पास करने के बावजूद भी पेशेंट के पेट में दर्द है तो। अच्छा सर, एंडोस्कोपी इस केस में कुछ काम करती है? देखिए, एंडोस्कोपी पित्त की थैली की नली के केस में काम करती है, जिसको हम सीवीडी स्टोन बोलते हैं। बेसिकली पित्त की थैली की नली निकलती है, जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोला जाता है। पित्त की थैली की में भी पथरी पड़ती है, पित्त की थैली की नली में भी पथरी पड़ती है। अगर नली में सिग्निफिकेंटली बड़ा स्टोन है और नली की नीचे वाले समतल पे अगर वो स्टोन ठहरा हुआ है, तो हम मुंह से दूरबीन डाल के पहले उस स्टोन को बाहर निकाल देते हैं, जो पित्त की थैली की नली में पड़ा हुआ है। फिर हम पित्त की थैली का ऑपरेशन 28 से 72 घंटे के अंदर कर सकते हैं। मतलब दोनों जगह स्टोन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और ये उन केसेस में ज्यादा होता है जिन लोगों को पता होता है कि उनकी पित्त की थैली में पथरी है, बट वो ऑपरेशन को निगलेक्ट करते हैं, बाद में करा लेंगे। इस वजह से क्या होता है कि पित्त की थैली थोड़ी सी जो स्टोन होता है वो स्लिप होके पित्त की थैली की पथरी में गिर जाता है। और अगर वहां स्टोन चला गया तो पेशेंट को पीलिया आना, जॉन्डिस होना, भूख खत्म होना, आंखें पीली हो जाना, खुजली स्टार्ट हो जाना, अगर ज्यादा जॉन्डिस होता है तो फिर वो एक सर्जिकल इमरजेंसी बन जाती है। तो इसमें दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा कौन सा होता है? सीवीडी वाला? सीवीडी स्टोन जी। ओके। अच्छा सर, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर हम पित्त की थैली की पथरी के केस के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया, कुछ भी खाना खाने के बाद अगर आपका ऊपरी पेट में दाहिनी तरफ, यहाँ पे जहाँ मेरा हाथ है, यहाँ आपके बहुत तेज दर्द चालू हो गया है, यहाँ का दर्द आपका पीछे भी जा रहा है, यहाँ का दर्द किसी कंधे में जा रहा है, या आपको उल्टी आनी शुरू हो गई है, हल्का बुखार आना शुरू हो गया है, तो इन सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम मेडिकल से लाके दवा खा लें, हम किसी और से पूछ के दवा खा लें, उससे बेटर है कि टाइम निकाल के हॉस्पिटल जाके किसी सर्जन से मिलिए, कंसल्ट करिए, यूएसजी अल्ट्रासाउंड कराइए, ताकि पता चल सके कि आपके पित्त की थैली की पथरी है या सूजन है। सूजन में भी पेशेंट को ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं, पथरी में भी आ सकते हैं। इग्नोर ना करें इसको, हॉस्पिटल जाके किसी सर्जन से मिलिए, कंसल्ट करिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि क्या मतलब मेडिसिन से ये गॉलब्लैडर के स्टोन को डिसॉल्व किया जा सकता है? काफ़ी लोग क्लेम करते हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जो बोलते हैं कि पित्त की थैली की पथरी हम दवा से निकाल देंगे, बट द फैक्ट इज पित्त की थैली की पथरी दवा से नहीं घुल सकती। पित्त की थैली पथरी बनने से पहले एक स्टेज आती है जिसको स्लज बोला जाता है। बाइल स्लज एक टाइप का मेडिकल भाषा, आम भाषा में बोलूँ तो उसको कीचड़ मान लीजिए। एक गाढ़ा कीचड़, पित्त का गाढ़ा कीचड़, उसको हम पतला करते करते उसको हम दवाइयों से कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। बट अगर वो स्लज सॉलिड होकर पथरी बना लेता है, उसका एकमात्र इलाज सर्जरी है, और पथरी की कोई दवा नहीं है। अच्छा सर, आप मेरे को ये बताइए कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी में गॉलब्लैडर का पूरा प्रोसेस क्या रहता है? कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और सर्जरी तक क्या स्टेप्स रहते हैं? देखिए, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी की या पित्त की थैली की सर्जरी की बात करूं तो उसमें बेसिकली पेशेंट को पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया हम पेशेंट की कंडीशन को देख के देते हैं। सर, एक छोटी सी चीज से पहले, एनेस्थीसिया देने से पहले हमें क्या क्या चेकअप्स करने पड़ते हैं, ये और जानना चाहूँगा। एनेस्थीसिया देने से पहले सबसे पहले तो पेशेंट की फिटनेस चेक करनी पड़ती है कि पेशेंट फिट भी और सर्जरी कराने के लिए है या नहीं। इसमें रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लिवर की जांचें होती हैं, किडनी की जांचें होती हैं, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड होता है कि पित्त की थैली का साइज कितना बड़ा है, और एक अगर एक्सरे होता है। पेशेंट अगर ओल्ड एज का है तो पेशेंट के हार्ट चेकअप होते हैं, ताकि जस्ट टू बी श्योर कि पेशेंट का हार्ट इस सर्जिकल लोड को ले सकता है कि नहीं ले सकता है। जब सब कुछ पेशेंट फिट होता है तब पेशेंट को ओटी टेबल पे ले जाके पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया यानी बेहोशी। अब वो बेहोशी पीठ में सुई लगा के भी दी जा सकती है, या पेशेंट को पूरा बेहोश करके भी दी जा सकती है। एक बार जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, पेशेंट कंफर्टेबल होता है, तब हम 4 छोटे छोटे छेद पेशेंट के, एक तो नाभि पे, एक लेफ्ट साइड में, एक बीच में और एक राइट साइड में, 4 छेद हम बनाते हैं। चारों छेद से हम इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास करते हैं,
हम पहले पोजीशन देखते हैं कि आखिरकार पित्त की थैली के आसपास कोई सूजन तो नहीं है, कोई चिपका तो ऑर्गन चिपक तो नहीं रहा है उससे। ऐसा अगर कुछ होता है तो बड़ी मेटिकुलसली यानी बड़े सोच समझ के पहले उन चीज़ों को पित्त की थैली से अलग करते हैं। उसके बाद पित्त की थैली के जो डक्ट होती है, आर्टरी होती है, उनको क्लिप करते हैं, लाइगेट करते हैं यानी बांधते हैं, पित्त की थैली को उसकी कनेक्शन से अलग करते हैं, उसको आराम से डिसेक्ट करते करते बाहर ले आते हैं और स्टोन को आउट कर लेते हैं। अच्छा सर, गॉलब्लैडर निकलने के बाद पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? देखिए, अगर आप सर्जरी की बात करें तो एवरी सर्जरी कैरीज अ कॉम्प्लिकेशन। बहुत ही अभी डिपेंड करता है कि कितना रेट है कॉम्प्लिकेशन का, कहाँ पेशेंट ऑपरेट हुआ है वो है। बट अगर मैं एवरेज कॉम्प्लिकेशंस की बात करूँ तो पेशेंट को हल्का सा कंधे में दर्द हो सकता है। उस दर्द का कारण है पेट में जो हम गैस इंसफिलेट करते हैं, जो डालते हैं, CO2 गैस जो होती है, वो बेसिकली हमारे कंधे को इरिटेट करती है। एक मसल होती है डायफ्राम, उस मसल की जो कोशिकाएं हैं जो पेन लेके जा रही है, वो कंधे से भी जुड़ी हुई होती हैं। तो जैसे ही वो गैस अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी शरीर के अंदर, अपने आप ही हार्मलेस गैस होती है, कंधे का दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा, एनेस्थीसिया की वजह से पेशेंट को कभी कभी सिर में चक्कर आ सकता है, कभी कभार उल्टी हो सकती है, सिर भारीपन रह सकता है। तीसरा, कभी पेट में गैस ज़्यादा बन सकती है, जिसको पेशेंट को तक अफड़ा बन रहा है, गैस ज़्यादा हो रही है। ये मोटे मोटे 2-3 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ कि जब गॉलब्लैडर निकल गया, पेशेंट घर आ गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, उसके बाद उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती है? क्या मैंने जैसा सुना है, क्या एसिडिटी और गैस की समस्या ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा रहती है? देखिए, एसिडिटी गैस की समस्या ऐसे पेशेंट्स को रहती नहीं है। पेशेंट्स को एक ही सुझाव दिया जाता है कि जैसे ऑपरेशन से पहले वो नाश्ता करते थे, दोपहर का खाना खाते थे, तो दोनों चीज़ों के बीच में 5-6 या 4-5 घंटे का गैप होता था। ऑपरेशन के बाद बस एक ही हिदायत दी जाती है कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहें। आपको लंबे समय तक भूखा नहीं रहना है। जैसे आपने सुबह 8 बजे नाश्ता किया, फिर 10 बजे आपने फ्रूट खा लिया, 12 बजे आपने कुछ छाछ लस्सी पी ली, 2 बजे आपने लंच कर लिया, 4 बजे आपने एक और फ्रूट खा लिया, फिर चाय कॉफ़ी पी ली, फिर लंच डिनर कर लिया। ऐसे हर 2-2 घंटे के इंटरवल में कुछ ना कुछ खाते रहें। लंबे समय तक खाने के बीच में गैप नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने अधिकतर ये सुना है लोगों से कि भाई गॉलब्लैडर अगर निकलवा दी तो हमको एसिडिटी की गोली तो खानी पड़ेगी। लेकिन अभी जैसा सर ने बताया कि अगर हम हर 2 घंटे में एक छोटा छोटा मील लेते रहें तो हमको ये शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, अगला टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ हार्निया का। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हार्निया होता क्या है और क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें भी कारगर है? हर्निया एक आम भाषा में बताऊं, एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक वीकनेस है। वीकनेस यानी जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उसकी कमजोर होने की वजह से जो पेट के अंदर कंटेंट्स होते हैं, चाहे आंतें हों चाहे झिल्ली हो पेट की, वो निकल के हमारी चमड़ी से बाहर झांकने लगती है। अच्छा। उसमें एक लड्डू सा प्रोट्रूजन सा बना लेती है। खांसने में अगर पेशेंट खांसेगा तो लड्डू सा उसको फूलता हुआ दिखाई देगा, गोल सा, उसी को हर्निया बोला जाता है। और हाँ, लैप्रोस्कोपी के थ्रू आज के टाइम में हर्निया की सर्जरी पॉसिबल है। अच्छा, ये यूजुअली किस टाइप के लोगों को ज्यादा होता है? क्या जिम करने वाले लोगों को या वेट उठाने वाले लोगों को ये ज्यादा होता है, या और क्या लाइफस्टाइल की ऐसी चीजें हैं जिससे ये ज्यादा पॉसिबल है? देखिए, अगर मैं मोटा एक सेंटेंस में अगर बात करूं तो जिन लोगों का काम वजन उठाने का है, अब वजन चाहे पेट हाथ से उठाएं, या कोई प्रेग्नेंट पेशेंट है, या ओल्ड एज है, या मजदूर करने वाला, चाहे जिम वाला ही क्यों ना है, जिसके पेट पे जोर पड़ेगा और रिपीटेडली पड़ता रहेगा, उसकी मांसपेशियां ढीली होने लगती, कमजोर होने लगती है। और एक बार मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी तो जो चीजें पेट में रहनी चाहिए वो फिर पेट से बाहर निकल के आनी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि हम जिम जा रहे हैं, हमारे एब्स बने हुए हैं, हमारे मसल काफी टोन्ड है, ऐसा नहीं है। मसल टोन में भी मसल वीकनेस हो सकती है। अगर मसल वीकनेस हो रही है तो जिम जाने वाले इंसान के भी हर्निया हो सकता है। अच्छा सर, मसल की बात अगर हमने करी तो मैं ये जानना चाहूँगा, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? देखिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो डेली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज, वेट लिफ्टिंग। जितना आप अपने मसल्स को कस के रखेंगे, टोन करके रखेंगे, उतना हमारा हर्निया के चांसेस कम होंगे। हर्निया मसल्स जिम वाले लोगों में होता कब है? जो एक्सेसिवली वेट उठा लेते हैं। मसल्स को स्ट्रेन के साथ साथ रेस्ट की भी जरूरत है। आप हर चीज को अगर ओवर ट्रेन करेंगे तो वहाँ वीकनेस, फटीग आ जाएगा। तो मसल्स को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे, वेट उठाते रहेंगे, पैर से वेट उठाते करते रहेंगे, तो एक टाइम अगर कि मसल हमारी गिव अवे कर देगी, मसल तो वहाँ से फट जाएगा और हर्निया डेवलप हो जाएगा। क्या ऐसा मैं समझता हूँ, सुनता हूँ बेसिकली कि हाई प्रोटीन डाइट लेने से मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाई प्रोटीन अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी किडनी डैमेज भी हो सकती है। ओके। हाँ, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट है बॉडी में। आप हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट्स लेने से कोई हेल्दी नहीं होता। एक प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए जिसमें आप ज़्यादा क्वांटिटी प्रोटीन्स की, फिर कार्बोहाइड्रेट्स की, फिर फैट्स की, इस रेशियो में होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूरी है बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज। ये दोनों अगर आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं और आप फिट हैं तो आपको हर्निया होने के चांसेस कम हो जाएंगे। राइट। अच्छा, हार्निया को इग्नोर करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? देखिए, हर्निया को इग्नोर करने का सबसे बड़ा नुकसान है कि हर्निया बेसिकली एकदम से इमरजेंट नहीं होता। आप खांसेंगे तो हर्निया बाहर आ जाएगा, जैसी खांसी हो जाएगी हर्निया वापस चला जाएगा। बट अगर आप हर्निया को इग्नोर करते रहेंगे तो हर्निया की जो झिल्ली होती है जिसमें से हमारी चीजें बाहर निकल के आती हैं, वो झिल्ली बड़ी होती जाएगी। तो जितनी झिल्ली बड़ी होती जाएगी उतने ज्यादा पेट का सामान जो ऑर्गन्स है वो निकल के बाहर आते हैं, उतना बड़ा हमारा हर्निया दिखना शुरू हो जाएगा। एक तो हर्निया का साइज बढ़ सकता है। दूसरा क्या होता है कि पेशेंट खांस रहा है, काफी या स्टूल में जोर लगा रहा है, कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है, लैट्रिन टाइट हो रही है उसकी, तो पेशेंट ने जोर लगाया, खांसा, रात के 2 बज रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ, पेशेंट ने खांसा इतनी जोर से कि उसका हर्निया बाहर तो आ गया, तो उसका हर्निया अंदर नहीं जा रहा, तो हर्निया वहाँ पे स्टक हो जाएगा, उसको स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया बोला जाता है। वो फिर एक डायर सर्जिकल इमरजेंसी होती है। उस केसेस में अगर हमने ऑपरेट पेशेंट ने नहीं करवाया तो पेशेंट अपनी आंत को भी उस हिस्से को लूज कर सकता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई सर ने। मतलब एक तो खास तौर से मैं उन लोगों को कहूंगा कि जो जिम वाले लोग हैं अपनी उतनी ही क्षमता में अपना वजन उठाएं जितना वो सहन कर सकते हैं। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर ने ये बताई कि प्रोटीन इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर हेल्दी मसल्स। तो जैसा जिम्स में देखा गया है कि आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन दिया जाता है विद समथिंग, कुछ एक्स्ट्रा उसमें पड़ा हुआ होता है, तो उसको अवॉइड करें। अपनी जो रेगुलर बैलेंस डाइट है वो लें और उसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज, एक नॉर्मल एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें। सर, अगला मैं सेगमेंट अपना जो बात कर रहा हूँ कि कैंसर सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कितनी हद तक कारगर है? देखिए, कैंसर सर्जरीज में रिसेंटली लैप्रोस्कोपिक प्लस रोबोटिक सर्जरीज की मैं बात करूंगा, दोनों ही अच्छे कारगर हैं। क्योंकि कैंसर सर्जरीज में ज़्यादातर ऐसे जगह पर लैप्रोस्कोपी पॉसिबल है जहां हमारी नॉर्मल हाथ या आंखें नहीं पहुंच सकती। रोबोटिक सर्जरीज का कैंसर सर्जरी में ज़्यादा अच्छा रोल है क्योंकि हमारे एक अच्छा विजन मिल जाता है, अच्छा काम करने का स्पेस मिल जाता है, फिर 3D विजन हो जाता है। चाहे लैप्रोस्कोपी हो चाहे रोबोटिक सर्जरीज हो, कैंसर सर्जरीज में खासकर प्रोस्टेट के कैंसर्स हैं या यूरोगायनेकोलॉजिकल कैंसर है, जैसे यूट्रस का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, और भी मसाने का कैंसर, ब्लैडर कैंसर है, ऐसे कैंसर्स में लैप्रोस्कोपी बड़ी सेफली और एफिशिएंटली से उन कैंसर को रिमूव कर सकते हैं। जी। सर, अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ जनरल टर्म्स पर, जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज और बीपी होता है उन पेशेंट्स को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। दूसरा, उनके केस में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन या जिनके बीपी बढ़ा हुआ होता है उन केसेस में हम लैप्रोस्कोपी बिल्कुल कर सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज कि उनका डायबिटीज कंट्रोल में हो थोड़ा सा और बीपी उनका मेंटेन रहे। अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहेगी और बीपी मेंटेन नहीं रहेगा तो पोस्ट ऑपरेटिव जो घाव जो मरीज को लगेगा, चाहे चीरा सर्जरी करे चाहे वो लैप्रोस्कोपी से करे, घाव देरी से भरेगा, घाव में इन्फेक्शन भी हो सकता है और बीपी हाई होने की वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ऑपरेशन से पहले, जिसको हम पेशेंट को एक प्राइम करना बोलते हैं, कि सारे पैरामीटर्स नॉर्मल लेके आए, शुगर कंट्रोल में लेके आए, बीपी कंट्रोल में लेके आए, उसके बाद पेशेंट को फिट करके फिर हम लैप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा सर, क्या बुजुर्ग पेशेंट्स के लिए सेफ है? जी हाँ, बुजुर्ग पेशेंट्स से लैप्रोस्कोपी सेफ है। इवन 95 ईयर्स तक का एक पेशेंट को मैंने ऑपरेट किया हुआ है, माता जी थी, पिट की थैली की सर्जरी का। उसमें बस बेसिकली हमें ध्यान ये रखना होता है कि जिस एक पर्टिकुलर गैस प्रेशर पे हम नॉर्मल पेशेंट्स में ऑपरेट करते हैं, हमें हल्का सा प्रेशर वेरिएबल रखना होता है। ओल्ड एज के केसेस में हम जल्दी करें, जल्दी का मतलब एक इग्नोरेंस नहीं है, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करें, थोड़ा सा पैरामीटर्स देखें और प्रेशर कम रखें, तो सेफली हम ओल्ड एज में भी लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। अच्छा सर, क्या प्रेगनेंसी के केस में लैप्रोस्कोपी हो सकती है? जी हाँ, प्रेगनेंसी के केस में भी लैप्रोस्कोपी हो सकती है। ज़्यादातर जो आजकल कहते हैं कि हर ट्राइमेस्टर में या हर समय प्रेगनेंसी में सेफ है, बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है यानी आपका चौथा, पांचवा, छठा महीना प्रेगनेंसी का, उस केसेस में लैप्रोस्कोपी ज्यादा सेफ मानी गई है। तो पित्त की थैली की पथरी को हम लैप्रोस्कोपी से 4th, 5th, 6th मंथ में कर सकते हैं। बट मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले पता है कि आपके पेट में पित्त की थैली की पथरी है, तो आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से पहले आप उसको ऑपरेट करवा लीजिए।
हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास एक अदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो। अगर आपको पता है और प्रेग्नेंट नहीं है, प्लान कर रहे हैं, तो जस्ट गेट इट डन, ऑपरेट पहले करा लीजिए, फ्री हो जाइए, फिर हम प्रेगनेंसी प्लान करिए आगे। राइट। अच्छा सर, रिकवरी के बारे में बात करेंगे तो लेप्रोस्कोपिक की रिकवरी नॉर्मल सर्जरी से कितनी फास्ट हो जाती है? लैप्रोस्कोपी की रिकवरी नॉर्मल सर्जरी से 80% ज़्यादा फास्ट है। जैसे मैंने पहले बताया कि पेशेंट को हम 4 घंटे में पानी पिलवा देते हैं और 6 घंटे में खड़ा कर देते हैं, एम्बुलेट कराते हैं, घूमना शुरू कर देता है पेशेंट वार्ड में। अगले दिन नेक्स्ट डे पेशेंट घर जा सकता है, नॉर्मल अपना काम कर सकता है और विद इन 1 और 2 डेज वो अपने ऑफिस में भी जा सकता है। अगर चीरे वाला ऑपरेशन की मैं बात करूं तो पेशेंट मिनिमम 3 से 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। पेशेंट को ब्लीडिंग के भी चांस होते हैं, पेशेंट की सिस्ट लाइन में इन्फेक्शन के भी चांस हो सकते हैं, तो ये सारे रिस्क लैप्रोस्कोपी में काफी कम हो जाते हैं। पेशेंट की डाइट को हम नॉर्मल कब कर सकते हैं? पेशेंट की डाइट को हम डे 1 से नॉर्मल कर सकते हैं, नेक्स्ट डे से नॉर्मल कर सकते हैं। जब पेशेंट लैप्रोस्कोपी सर्जरी करके फ्री होता है, वार्ड में आता है, तो हम पानी से शुरुआत करते हैं। शाम होते होते हम उसको सेमी सॉलिड डाइट देते हैं, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, नेक्स्ट डे से हम उसकी रोटी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, एक्सरसाइज कब शुरू कर सकता है लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद पेशेंट? देखिए, कोई भी सर्जरी हो, चाहे लैप्रोस्कोपी से करें चाहे ओपन करें, मैं सजेस्ट करूंगा मिनिमम 15 डेज तो रुक जाइए। 15 डेज में क्या होता है, थोड़ा सा टिश्यू हीलिंग हमारी होती है। भले ही हम पिन पॉइंट से हम सर्जरी कर रहे हैं, बट हमने टिश्यू को ट्रॉमा तो किया ही, बिल्कुल। उसको हील होने में थोड़ा टाइम दीजिए। जल्दबाजी मत करें कि हमने जिम छोड़ा है फिर हम जिम वापस ज्वाइन करें, नहीं। लेट योर बॉडी हील, 15 से 20 दिन का समय लीजिए। अब 20 दिन के बाद लैप्रोस्कोपी सर्जरी में लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हेवी वेट लिफ्टिंग 1 मंथ तक थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, और ड्राइविंग कब से कर सकते हैं? ड्राइविंग आप डे 2 या डे 3 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ऑफिस भी डे 2 और हाँ, डे 3 आराम से जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने डॉक्टर साहब से बहुत इंपॉर्टेंट बात करी और ये मैं समझता हूँ हमने काफ़ी कुछ लेप्रोस्कोपी के बारे में आपको क्लियरेंस दी। अगर स्टिल आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, सो दैट मैं उसको सर से क्लियर करके हम उसका रिप्लाई दे पाएँ या हम उस पर नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। साथ ही जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि हम अपनी डाइट बहुत मेंटेन करके रखें, हम अपना ज़्यादा वजन ना उठाएं, और गॉल ब्लैडर के केस में अगर हम बात करें तो गॉल ब्लैडर के केस में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा। अगर एक बार कंडीशन बिगड़ी, अगर सीवीडी में एक बार पत्ती फंस गई तो हमें इंस्टेंटली हमको उसको ऑपरेट कराना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने शो को विराम देता हूँ। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हेल्थ से रिलेटेड आपको और मिलती रहें। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सर।